मैं एन.के. रामटेके, जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव, डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना। कल हमने इस तरह से भक्तिन अपना गांव छोड़कर लेखिका घर में सेवा भाव की दृष्टि से या नौकरी की तलाश में किस तरह से इलाहाबाद आकर, प्रयाग में आकर लेखिका घर में उनका आगमन हो गया था। और आगमन होने के पश्चात लेखिका ने भक्तिन के बारे में ये भी पूछा था कि आपको क्या क्या बनना आता है, क्या क्या करना आता है। उस समय खुद भक्तिन कहती है क्या मुझे रोटी बनाना, दाल भात रांधना, सब्जी छौंकना आदि सब कार्य मैं कर सकती हूँ। अंत में अगले दिन से ही उन्होंने सुबह अपना काम आरंभ कर दिया। अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर उन्होंने रसोई में प्रदार्पण किया। प्रदार्पण करने के पश्चात उन्होंने एक कोयले की रेखा के समान एक रेखा खींच ली ताकि जो बगैर नहाए धोए उस रसोई घर में कोई ना जा सके। अंत में लेखिका मजबूरन हो क्यों ना हो सके, जब तक भक्तिन का आदेश नहीं आता था खाने के लिए या नाश्ते के लिए, तब तक उनको अपने जो बेडरूम है या जो अध्ययन कक्ष है वो छोड़ने की अनुमति उनको नहीं दी गई थी। अभी भोजन में भी उन्होंने भोजन बना लिया है और भोजन बनाने के पश्चात उन्होंने जो थाली लगाई थी उस थाली में बड़ी बड़ी 2 रोटियां और गाढ़ी सी दाल परोसकर उनके सामने थाली रख दी है। सबसे पहले तो लेखिका को इस बात का आश्चर्य होने लगा, इतनी बड़ी बड़ी रोटियां और ये गाढ़ी दाल शायद उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होंगी। और किस तरह से उन्होंने रोटी को देखकर, दाल को देखकर अचंभित हो गई लेखिका। उस समय खुद भक्तिन कहते हैं क्या शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं क्या? ये तो देहाती है। और ये बात सही है बिल्कुल। तो जो ये थी भक्तिन थी वह ग्रामीण परिवार की थी, ग्रामीण परिसर की थी और अहीर परिवार की थी। और अहीर परिवार के होने के कारण खेती, अहीर परिवार का तात्पर्य खेती से जुड़ा हुआ परिवार होता है। और खेती में काम करने लोग होते हैं, जाड़े जाड़े रोटी दाल, गाढ़ी सी दाल हुए और सब्जी कहेंगे, फिर अचार कहेंगे, आमचूर कहेंगे, इनके साथ से अपने काम चला लेते थे। उनको काम का महत्व ज़्यादा था, भोजन का महत्व कम था। और इन्हीं वजह से लेखिका ने कुछ ही तरह से समझाने के पश्चात खुद लेखिका समझ गई और समझने के पश्चात खुद एक रोटी और गाढ़ी दाल खाकर तो विश्वविद्यालय के लिए निकल पड़ी थी। और अभी देखते हैं हम का जो भोजन है उसके भोजन की काफ़ी महत्व, ये भी अपने लेखिका भोजन करते समय खुद भक्तिन लेखिका से मालकिन से कहती है, लेखिका से कहते हैं देखो मैं मेरे खाने की कितने लोगों ने तारीफ़ की है। मेरे ससुर थे, मेरे परिवार के लोग थे, मेरे पति थे, मेरे ससुर थे, अजया ससुर थे, ना जाने मेरे पुरखों के कई लोगों ने मेरे खाने की भी तारीफ़ की है, क्या बहुत अच्छा खाना बनाते करके। और कितने प्यार से बड़ी बड़ी रोटियाँ, अभी चित्तीदार रोटियाँ 2 चित्तीदार रोटियाँ का तात्पर्य है कि उनको पकाते समय उसमें काले काले थोड़ी जल भी गई थी, जिसे चित्तीदार रोटियाँ कहा गया है। इतना भारी खाना खाने की लेखिका को आदत नहीं थी, लेकिन लेखिका के भक्तिन के समझाने के पश्चात किस तरह से उन्होंने वो खाना भी ग्रहण कर लिया, खाकर वो विश्वविद्यालय पढ़ाने के लिए निकल गई थी। अभी भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन, भक्तिन की व्यवहारिकता, अभी पूरी तरह से भक्तिन ने लेखिका घर को अपना घर समझ लिया था। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को छिपा कर रख देती थी, जिसे वह बुरा मान लेती थी, बुरा नहीं मानती थी। अभी मान लो सही में लेखिका का पूरा घर, अभी लेखिका घर में भी ज़्यादा सदस्य नहीं थे, लेखिका थी और नौकर चाकर थे और भक्तिन थी। और इन्होंने ऐसे लेखिका कहीं भी अपने पैसे रख देती थी तो वो पैसे को भक्तिन उठा कर रख देती थी और लेखिका को बुरा लगता था कहीं इसने पैसे की चोरी की करके। अंत में खुद भक्तिन कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं की है और ये उठा कर रख दिए है। अपने घर का सामान इधर उधर से उठाकर अच्छे सुरक्षित स्थान पर रखना, इसी के चोरी कहते हैं क्या? इस तरह से भी लेखिका इस तरह से भक्तिन लेखिका को समझाते थे और लेखिका भी मान जाती थी। अभी भक्तिन का भक्तिन का गर्व, अभी भक्तिन सही में अपनी मालकिन की तरफ, मालकिन जो हमेशा काम में रहती थी, मालकिन था लेखिका, भक्तिन को इस बात का गर्व था कि उसके मालकिन जैसा कोई नहीं जानता, क्योंकि उनके रहने पर भी उत्तर पुस्तिका के परीक्षण के कार्य में कोई भी मालकिन को सहयोग नहीं कर पाता, किंतु उन्हें स्वयं सहायता देती थी। अभी ये भी मालूम था कि एक तो जो भक्तिन है वो निरक्षर है, अनपढ़ है, और लेखिका तो पढ़ी लिखी है। और लेखिका का इन्हीं वजह पढ़ी लिखी होने के कारण लेखिका का काम भक्तिन नहीं जानती थी। लेकिन हर संभव भक्तिन है लेखिका को सहकार्य करने के लिए, सहायता पहुंचने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उनकी उत्तर पुस्तिका का जो परीक्षण करना है उसको अच्छे से बांध कर रखना है, कभी अगर स्याही लगी तो दावत ला कर देना है, कभी कागज़ ला कर देना है, और कभी कुची है, रंग है, कभी अधूरी चित्रकारिता है, अच्छी पेंटिंग है, ताकि लेखिका को लेखन के अतिरिक्त भी चित्र निकालने का काफ़ी मात्रा में एक ये चस्का था और वह अच्छे चित्र भी अच्छी निकाल लेती थी। लेकिन वो चित्र की जो बोतल है, ब्रश है,
रंगों की बोतलें है, ब्रश है या फिर पेंटिंग बोर्ड है, वो किस तरह से हर बार उनको लाकर उनके पास देती थी। वो काम होने के पश्चात उसको साफ सुथरा रख कर भी रख देती, यानी हर तरह की संभावना। यहाँ तक कि एक आधी बार तो लेखिका का कोई रचना है वो अगर प्रकाशित हो जाती थी तो खुद भक्तिन उस रचना को अपने हाथ में लेकर उसकी काफ़ी बारकाई से परीक्षण करता था और कहता मेरा भी इसमें कुछ योगदान है, ये उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से पता जरूर चल जाता था। भक्तिन का सेवा भाव, जब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती तब भी भक्तिन मालकिन के साथ जागती रहती और सहयोग करती रहती। अभी दूसरा भी अगर मान लो रात के 12 बजे चाहे रात कितनी भी हो जाए, उस समय अगर अभी छात्रावास की लड़कियाँ 12 बजे तक 1 बजे तक अगर पढ़ाई करती है, रात में देर रात तक अगर पढ़ाई करते हैं, तब तक जो भक्तिन है लेखिका के साथ सेवा भाव से बैठी रहती थी। अगर किसी बात में जागती रहती थी, क्या लेखिका को कुछ चाहिए, क्या कुछ आवश्यकता चाहिए, अगर मान लो रात में अगर उनको अगर थोड़ी सी ऊँगने लगी है तो भी उनको भक्तिन को अगर ऊँगने लगी है, उनको नींद भी आ रही है, लेकिन तुरंत वो जागती थी। लेखिका को किसी बात की तकलीफ ना हो, उनको अगर किसका तुलसी का चाय बनाकर पिलाना है, दही का शरबत भी बनाकर पिलाना है, ताकि उनको हर बार के सहायता मिले, उनका सहयोग मिलता रहे करके। भक्तिन व लेखिका का संबंध है। लेखिका यह मानती थी उनके और भक्तिन के बीच स्वामी सेवा का संबंध नहीं है। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए। तभी मान लो ये भी कहा गया है कि अगर मान लो स्वामी और सेवक है, अभी स्वामी सेवक का रिश्ता कितना होता है। अगर मान लो स्वामी अगर अपने सेवक को डांटता फटकारता है तो सेवक भी क्या होता है, नौकरी छोड़कर चला जाता है। कई बार तो अपने स्वामी के कहने से अगर कोई सेवक को अगर निकाल दिया जाता है तो सेवक को चुपचाप जाना पड़ता है, मुँह बंद करके जाना पड़ता है। कभी कभार एक आधी बार तो लेखिका खुद भक्तिन को कभी कहे तुम काम से चले जाओ करके, लेकिन उस समय जो हमारी भक्तिन थी वो हंसकर इस बात को टाल देती थी। यानी ये उनका जो भक्तिन का जो सेवा भाव है, स्वामी और सेवक का संबंध है, वो संबंध नहीं तो एक रिश्ता था। वो संबंध तो टूटे जाते हैं, रिश्ता कभी टूटा नहीं है। तो अच्छे एक बिल्कुल करीबी रिश्ते से, एक बंधन से वो दोनों जुड़ गए थे। इसी वजह से तो लेखिका कहते हैं भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए पूरी तरह से। कहीं कितनी भी समस्या उठाओ, रात भर जागना हो, ये हो वो हो, कुछ भी अगर मान लो रात का समय भी हो गया है तो भी जागते रहना और सुबह जल्दी उठना है, ताकि जब भी सुबह जल्दी उठकर रसोई को संभालना है, नहा धोकर पूजा अर्चा करके रसोई को संभालना है, ताकि समय पर खाना बनाकर वो अपने मालकिन को वो खाना खिला सके, अपने स्वामी को खाना खिला सके, इसलिए वो हमेशा तत्पर रहती थी। इन्हीं वजह से लेखिका कहती है कि भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरी हुई थी। लेखिका के प्रति भक्तिन की भक्ति भावना, भक्तिन लेखिका के भ्रमण में भी साथ रहती थी। वह लेखिका के साथ साथ छाया के समान लगी रहती थी। अभी मान लो कहीं में लेखिका एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी उनका कार्य था, साहित्य क्षेत्र के दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण से भी उनका कार्य था। और इन्हीं के भी धार्मिक दृष्टिकोण से भी केदारनाथ है, बद्रीनाथ है या ग्रामीण भागों के लिए जाना पड़ता, तो जो भक्तिन थी उनके सामान छाया के समान, जैसे हमारी परछाई हमारे साथ रहती, उसी तरह से भक्तिन भी लेखिका के साथ साया के समान, परछाई के समान उनके साथ लगती थी। अगर मान लो पहाड़ी मार्ग, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पहाड़ी मार्ग है, उस पहाड़ी मार्ग में भी कई पैर पर फिसलना जाए, उनके पीछे पीछे लगी रहती। अभी देहातों में जाना है, सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के रीति रिवाज है, ताकि लेखिका अधिकतर समाज से जुड़ी रही है, उनका साहित्य सामाजिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण रहा है। और इनमें से अगर ग्रामीण भागों में जाना है तो ग्रामीण भागों के रास्ते कैसे, खेतों खलिहानों के रास्ते, पगडंडी के रास्ते, उस समय पगडंडी के रास्तों से अगर थोड़ा बहुत पैर फिसल जाते हैं तो हम खेतों में गिर सकते हैं। और इन्हीं वजह से लेखिका के साथ साथ भक्तिन भी उनके साथ लगी रहती थी और हमेशा रास्ता दिखाना है, उनको सहकार्य करना, मदद करना है, ताकि किसी बात को लेखिका को तकलीफ ना हो सके। लेखिका के परिजनों से भक्तिन का व्यवहार, अभी जो परिजन आते थे, अभी छात्रावास की लड़कियाँ भी है, कभी कभी बालिका है, छात्राएँ हैं, उनके घर में चाय नाश्ते के लाती थी, तो इन्हीं वजह से वो थोड़ा भक्तिन छुआछूत को मानती थी। इसी वजह से अपना खाना है, अपना नाश्ता पहले निकाल कर ऊपर रख देती, अलग रख देती, ताकि छात्रावास की जो बालिका का परछाई भी उनके ऊपर ना गिरे करके। साथ साथ उनका जो व्यवहार भी था, लेखिका के परिजन के दोस्त आ जाते थे, तो दोस्त जो लेखक है, कवि है, कोई परिचित लोग है, परिजन लोग हैं, उनके आने के पश्चात भी जो लेखिका थी, लेखिका के दोस्तों के साथ जैसा लेखिका का उनके साथ संबंध रहता था, उतना ही संबंध भक्तिन भी रखती थी। अभी कोई किसी कवि के साथ, कवि लेखक के साथ अगर लेखिका का गहरा संबंध है तो वह भी गहराई से उनको दिखती थी। और कोई अगर मान लो उस समय के कवि, महादेव वर्मा के ज़माने के कवि अगर देखेंगे, उदाहरण के निराला जी देखेंगे, अगर कई कवि ऐसे थे जो अपने वेशभूषा से, वेशभूषा से काफ़ी मात्रा में अलग दिखते थे। और इन्हें वजह से खुद कभी कभार उनके मुंह से गुस्से से निकल जाता, किसके बाल बड़े हुए हैं, किसके कपड़े गंदे हैं, मैले हैं, ऐसा लेखकों का, कवियों का ऐसा जीवन चरित्र था। इन्हीं वजह से खुद भक्तिन कहती थी, उनको देखकर, रंग रूप को देखकर, उनका पहराव को देखकर, उनका पहनावा को देखकर, केवल दिन भर घूमते रहते हो, गाते बजाते हो और घूमते रहो, कुछ काम धंधा करते नहीं हो, ऐसे अवज्ञा भी लेखक उन लोगों के प्रति भक्तिन के मन से निकल पड़ती थी।
और इनका जितना लेखिका का घनिष्ठ परिचय था अपने परिजनों के साथ, उनके दोस्तों के साथ, उनके साहित्यिक मित्रों के साथ, उसी तरह से उनका परिचय भी वह रखती थी, भक्तिन रखती थी। अभी पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्नों को भी आपको हल करना है। उसके पहले हम थोड़ी सी चर्चा भी करते हैं कि उसके पहले अगर हम इस पाठ के आधार पर कभी कभार तो लेखिका के प्रति ये भी कहा जाता था कि ये भक्तिन का व्यवहार, भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय नाश्ता बना देती थी, और वो लड़कियां भी, बालिका भी आपस में चर्चा करती थी तो फलाना फलाना जो लड़का है, छात्र है, छात्राएं है, उनको जेल हो गई है। अभी कभी लेखिका को भी जेल के अंदर डाल देने वाले हैं, उनको भी कैद होने वाले हैं। उस समय काफ़ी हद तक जो भक्तिन थी वो दुखी हो जाती थी। वो ये चाहती थी क्या खुद स्वामी जेल में जाए और सेवक बाहर रहे। ये कहाँ का रिश्ता है? मैं भी बड़े जेल के बड़े लाट साहब के साथ या जेलर के साथ मैं उनके साथ लड़ूंगी और अपने स्वामी के साथ ही मैं चले जाऊंगी। लेकिन वह मालूम था कि अपने स्वामी के साथ जेल में केवल अकेले को जाना पड़ता है और वहाँ सेवक का कोई साथ नहीं होता है। लेकिन फिर भी लेखिका ये चाहती कि अब उस समय ज़्यादा से ज़्यादा जेल में भी लेखिका को किसी बात का कष्ट ना हो, इसलिए वो उनके कपड़े है, धोती है और ज़रूरी सामान है वो बांध कर देने की कोशिश करती थी मजाक के तौर पर। ये जब छात्र मजाक करते थे, लेकिन लेखिका भक्ति ये चाहती थी कि लेखिका को, अपने मालकिन को जेल में भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जेल के जेलर से, बड़े लाट साहब से भी लड़ने की वो हिम्मत रखती है। जहाँ स्वामी हो वहाँ सेवक होना बहुत जरूरी है, ऐसी उनकी विचारधारा थी। कई बार तो ये भी कहा गया था, कभी मान लो युद्ध, उनकी लड़कियाँ ये चाहती थी कभी भारत में युद्ध होने वाला है, उस समय खुद भक्ति लेखिका कैसे, चलो अब मेरे साथ अपने गांव चले जाएंगे। युद्ध की बात पूरे देश उस परिसर में, प्रांत में फैल चुकी थी और उनकी लड़के हैं, दामाद है, नाती है, उनको बुलाने के लिए भी आई थी। लेकिन उस समय खुद भक्तिन कहती है कि मैं अपने मालकिन की या लेखिका के साथ छोड़कर देहात में आने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन बाद में हौले से वह कहती है तो चलो हमारा गांव चले जाएंगे। जब युद्ध कोई अमृति खाकर तो आया नहीं है, हाँ, जैसे युद्ध खत्म हो जाएंगे हम तुरंत वापस यहाँ लौट कर वापस आ जाएंगे। लेकिन उस समय लेखिका कहती मेरे पास पैसे नहीं है। तो उनकी भक्ति उनके कान के पास जाकर कहती देखो पार मेरे पास 5 बीसी है। 5 बीसी का तात्पर्य 20 पैसे के 5 सिक्के हैं और 5 रुपये है। अगर इससे हम काम चला लेंगे, आपके लिए रहने की व्यवस्था भी कर देंगे, आपके रंग है, कुचिया है, या फिर सोने के लिए भी जो धान का पुलाव होता है तो पुलाव को फैला देंगे, उसमें अच्छी सफ़ेद धोती बिछा देंगे, या फिर आपकी रहने की व्यवस्था भी करेंगे। इस तरह कितनी आत्मीयता भक्ति अपने लेखिका के प्रति कितनी आत्मीयता दिखाती है। ये आत्मिका अब अंत में अभी लेखिका कहती इतनी मुझे आत्मीयता दिखा दी, अभी तो जेल की बात होगी, जेल में तो मैं जाकर वापस आ सकती हूँ, लेकिन कभी ऐसा भी बुलावा आ सकता है जिस बुलावे से केवल स्वामी को, मालिक को ही जाना पड़ता है, सेवक वहाँ जा भी नहीं पाता है। उस समय लेखिका ये भक्ति में क्या करेंगी, वह जिंदा रह पाएंगी क्या? और इन्हें वैसे ये कहती है कि अभी एक दिन तो सबको जाना है, अब जेल में जाऊंगी तो मैं वापस जरूर आ जाऊंगी। लेकिन ऐसा भी बुलावा आ जाता है, कुदरत का बुलावा आ जाता है, भगवान का बुलावा आ जाता है। उस समय केवल जिनका बुलावा आएगा उनको जाना पड़ता है, और वहाँ सेवक का कोई भी कर्तव्य नहीं होता, या सेवक वह उनके साथ नहीं जा पाता। उस समय ये भक्तिन क्या करेंगी, कैसा जिंदा रह पाएंगी? और इस तरह से लेखिका का चरित्र, लेखिका भक्तिन का चरित्र यही समर्पण कर देना चाहती है। इस कहानी को यही वो रोक देना चाहता है, ताकि ये कहानी एक लोगों को प्रेरणा देता रहे। इस पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए, उस प्रश्नों को भी हल करना है। पाठ के आधार पर गृह कार्य, भक्तिन के पारिवारिक पृष्ठभूमि का परिचय दे, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, भक्तिन के ससुराल वालों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। तीसरा प्रश्न है, भक्तिन के आधार पर बताइए कि हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है। चौथा प्रश्न, भक्तिन युद्ध के खतरे में भी अपने गाँव क्यों नहीं जाना चाहती। भक्तिन और महादेवी के कामों में क्या विरोधाभास था। प्यारे छात्रों, इन सभी प्रश्नों को हल करना है, और अगर कोई समस्या आ जाती तो ऑनलाइन पर अपनी समस्या ज़रूर हमें भेजिए या बताइए। धन्यवाद।